हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी पर फिर बढ़ा तनाव। सीमा के काफी करीब उड़ रहे हैं चीनी फाइटर जेट्स। जी हां, आईएएफ ने भेजा राफेल। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने तुरंत राफेल भेजा है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर, और इसी बीच बताएंगे जहां राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में भरी हुंकार, कहा पीओके हमारा है, अगर कोई युद्ध हुआ तो जीतेगा अपना भारत। बताएंगे दोस्तों, इनकी पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। इसी बीच बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी उच्चायोग ने लगाया बांग्लादेश का विवादित झंडा, जिसके बाद मच गया बवाल। एक्शन में दिखाई दी शेख हसीना। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर व्लादिमीर पुतिन की ईरान यात्रा पर दोस्तों पुतिन नहीं बल्कि उनका हम शक्ल गया था। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसने ये सबसे बड़ा खुलासा किया है। साथ ही दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ एलएसी पर फिर बढ़ा तनाव। सीमा के काफी करीब उड़ रहे हैं चीनी फाइटर जेट्स। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत प्रभाव से भेजा राफेल। जी हां दोस्तों, भारत को उकसाने की कोशिश में चीन एलएसी के पास रोजाना भारतीय सीमा के करीब से उड़ान भर रहे हैं ये चीनी फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, चीन भारत के साथ भी पूर्वी लद्दाख में ताइवान वाला खेल खेलने लगा है दोस्तों, लेकिन चीन भूल जाता है कि भारत ताइवान नहीं है। जी हां, कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद भी चीनी लड़ाकू जेट पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय बलों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और वो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के काफी करीब उड़ान भर रहे हैं दोस्तों। चीनी विमान पिछले 3 से 4 हफ्तों में नियमित रूप से एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं दोस्तों, और माना जा रहा है कि चीन भारतीय क्षेत्र में सैनिकों की मौजूदगी के साथ साथ इंडियन आर्मी की तैयारियों का भी जायजा लेने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना बहुत जिम्मेदारी से स्थिति का जवाब दे रही और खतरे से निपटने के लिए कोई मौका नहीं ले रही है दोस्तों, और साथ ही मामले को किसी भी तरह से बढ़ने नहीं दे रही है। सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि J-11 सहित चीनी लड़ाकू जेट वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब उड़ान भरते रहते हैं। जी हां दोस्तों, हाल के दिनों में इस क्षेत्र में कई बार 10 किलोमीटर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बोले तो CBM लाइन के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं दोस्तों। भारत के सरकारी सूत्रों ने एएनआई से कहा है कि भारतीय वायुसेना ने इन उकसावे का जवाब देने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने MiG-29 और मिराज 2000 सहित अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को एडवांस ठिकानों पर भेज दिया है, जहां से वे मिनटों में चीनी गतिविधियों का जवाब दे सकते हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया है कि किसी भी तरह की चीनी खतरों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने एडवांस लड़ाकू विमानों के साथ पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि चीन की सेना लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के बाद से टेंशन में है दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने अपने अड्डों को काफी अपग्रेड कर दिया है, और इसके जरिए भारतीय वायुसेना अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से ही न सिर्फ लगातार चीनी गतिविधियों की निगरानी करते रहते हैं, बल्कि वो किसी भी वक्त चीन की वायुसेना को करारा जवाब दे सकती है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर चाइना क्या चाहता है दोस्तों, जो बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और एलएसी बॉर्डर के आस पास उड़ान भर रहा है दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना फिर से अपनी गर्मी को भारत द्वारा शांत करवाना चाहता है तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में भारत पूरी तैयारी के साथ खड़ा है दोस्तों। ऐसे में कमेंट सेक्शन में दोस्तों जय हिंद जय भारतीय सेना लिखना मत भूलेगा दोस्तों, अपने भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में भरी हुंकार, कहा पीओके हमारा है, कोई युद्ध हुआ तो जीतेगा भारत। जी हां, जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को फिर से हासिल करने की वकालत करते हुए सिंह ने कहा
कहा कि ये भारत का हिस्सा है और इस देश का हिस्सा बना रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पर बुरी नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। जी हां, उन्होंने विश्वास जताया है कि यदि कोई युद्ध हुआ तो भारत विजेता बनकर उभरेगा। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अगर किसी विदेशी ताकत ने हम पर बुरी नजर डाली और युद्ध हुआ तो हम विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने 1947 के बाद से सभी युद्धों में पाकिस्तान को हराया है और कड़वी हार के बाद उसने छन्न युद्धों को अंजाम दिया। सिंह ने राष्ट्र को आश्वस्त करते हुए कहा कि सशस्त्र बल भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सेना के साथ खड़े रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी राजनाथ सिंह के बात का समर्थन करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी उच्चायोग ने लगाया बांग्लादेश का विवादित झंडा, जिसके बाद मच गया भारी बवाल। एक्शन में आ गई शेख हसीना। जी हां, बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायोग के बांग्लादेश का विवादित झंडा लगाने पर बवाल मच गया है दोस्तों। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में पाकिस्तान उच्चायोग से अपने फेसबुक पेज से बांग्लादेश के झंडे की विकृत छवि को हटाने के लिए कहा है। पाकिस्तानी उच्चायोग ने पिछले सप्ताह अपने आधिकारिक फेसबुक पेज के कवर फोटो के रूप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के झंडे की मर्ज की गई तस्वीर को अपलोड किया था। जी हां, इसके बाद शनिवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का निर्देश आया है दोस्तों। तब से इस घटना की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर व्यापक आलोचना हुई है दोस्तों। बाद में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पोस्ट के कमेंट ऑप्शन को बंद कर दिया है। बांग्लादेश मुक्ति जुद्दो मंच और एक तोर्रर घटक दलाल निर्मूल समिति जैसे समूहों ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने के लिए उच्चायोग की कड़ी निंदा की और विरोध किया था। बांग्लादेश मुक्ति जुद्दो मंच ने शुक्रवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन किया था। पाकिस्तानी उच्चायोग की ये तस्वीर बांग्लादेश में सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। मंच ने मांग की थी कि राष्ट्रीय झंडे को जानबूझकर विकृत करने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उसने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तानी उच्चायोग के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो वे एक देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। जी हां दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया का यूक्रेन को बहुत बड़ा वाला झटका। अनाज पर समझौते के बाद ओडेसा पर बड़ा मिसाइली हमला। जी हां दोस्तों, एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में रशिया और यूक्रेन के बीच तुर्की में यूक्रेनी शहर ओडेसा से अनाज निर्यात की बाधा मिटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन शनिवार को रूसी मिसाइलों ने दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में बुनियादी ढांचे पर हमला कर दिया। इससे काला सागर बंदरगाहों से अनाज निर्यात की बाधाएं खत्म करने के समझौते को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। यूक्रेनी ऑपरेशनल कमांड साउथ ने टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर लिखा कि दुश्मन ने ओडेसा समुद्री व्यापार बंदरगाह पर कलिब्र क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसमें कहा गया है कि 2 मिसाइलों ने बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जबकि 2 अन्य को वायु रक्षा बलों ने मार गिराया। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुतिन नहीं बल्कि उनका हम शक्ल गया था ईरान। जी हां, यूक्रेन के खुफिया प्रमुख का बहुत बड़ा खुलासा। कहा, मीटिंग में बड़े अजीब लग रहे थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हां, यूक्रेन के एक खुफिया प्रमुख का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बजाय इस हफ्ते ईरान में एक समिट में उनके हम शक्ल ने हिस्सा लिया था। इंटेलिजेंस प्रमुख मेजर जनरल कायरलो बुडानोव को एक लाइव इंटरव्यू में कहा गया है कि संभवतः पुतिन का एक हम शक्ल ईरान और तुर्की के राष्ट्रपतियों से मिलने के लिए तेहरान गया था। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इशारा करूंगा पुतिन को प्लेन से निकलते समय देखिए क्या वो पुतिन ही है। डेली स्टार की खबर के अनुसार तेहरान में अपने प्रेसिडेंशियल प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय रूसी नेता कुछ अजीब दिखाई दे रहे थे। यूक्रेनी सूत्रों का कहना है कि वो अजीब तरह से आगे बढ़ रहे थे और सामान्य से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उन्होंने दावा किया है कि ये असली पुतिन नहीं बल्कि उनका हम शक्ल ईरान गया था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये अफवाहें फैला रहे हैं दोस्तों या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आपका जो भी विचार हो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप तक खबरें पहुंचाने में। चलते हैं और खबर की ओर, जहां बिहार नेपाल सीमा पर यूरेनियम मिलने से मचा
बच्चा बड़ा हरकंप परमाणु बम बनाने में होता है इसका इस्तेमाल। जी हाँ, राज्य में आतंक के 3 मॉड्यूल साजिश का इंटरनेशनल लिंक आया सामने। जी हाँ, बिहार पुलिस ने नेपाल से लाई जा रही यूरेनियम की खेप को पकड़ी है दोस्तों, जिसके बाद आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आप सभी को बता दें कि यूरेनियम से ही परमाणु बम भी बनता है। अररिया जिले से सटी नेपाल सीमा के पास 2 किलोग्राम यूरेनियम बरामद किया गया। इसके साथ ही 15 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक के निर्माण में इस यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाना था। आप सभी को बता दें कि ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी होता है दोस्तों। अररिया जिले की जोगबानी सीमा से इसे भारत लेकर आया जा रहा था। एक और खबर की बात करें, जहां पर दिवालिया होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान दूसरे देशों को सरकारी संपत्तियां बेचने को हुआ मजबूर। जी हां, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसमें सरकारी संपत्ति को दूसरे देशों को बेचने की बात कही गई है दोस्तों। मीडिया में शनिवार को आई खबरों में ये जानकारी दी गई है। खबर के मुताबिक सरकार ने ये फैसला देश के दिवालिया होने के खतरे को टालने के लिए लिया है दोस्तों। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक अंतर सरकारी वाणिज्यिक हस्तांतरण अध्यादेश 2022 को संघीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मंजूरी दी। रिपोर्ट के अनुसार अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि सरकार की ओर से संपत्ति या हिस्सेदारी दूसरे देशों को बेचने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत सुनवाई नहीं करेगी। जी हां, ये फैसला तेल और गैस कंपनियों में हिस्सेदारी और सरकारी बिजली कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात को 2 से 2.5 अरब डॉलर में बेचने के लिए लिया गया है ताकि दिवालिया होने से खतरे को टाला जा सके। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच ट्विटर पर आए आमने सामने हुई तीखी बहस। जी हां, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के बीच इस मुद्दे पर शनिवार को ट्विटर पर वाक युद्ध छिड़ गया। इमरान खान ने राष्ट्रीय संपत्तियों को विदेशों में संपत्ति बेचने की सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने को लेकर निशाना साधा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद ट्विटर पर यह तीखी बहस छिड़ गई, जिसके बाद पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने राष्ट्रीय संपत्ति की बिक्री के लिए आयातित सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। जी हाँ, बढ़ते हैं दोस्तों और बड़ी खबर की ओर, जहां चीन ने फिर दोस्त नेपाल को दिखाई आंख। बिना सलाह लिए ही पीएलए ने सीमा पर लगाई बाढ़। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की जमीन पर कब्जा करने के बाद अब चीनी ड्रैगन ने अपने दोस्त के खिलाफ एक और चाल चली है। चीन ने नेपाल से लगती सीमा पर बिना सलाह के ही बाढ़ लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि चीन नेपाल के गोरखा जिले के दाश गज्जा इलाके में सीमा पर बाढ़ लगा रहा है। यही नहीं, चीन ने इस इलाके में नेपाली लोगों के सीमा पार आने जाने पर एक तरफा प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले चीन ने हुमला जिले में नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया था और वहां अपनी सैन्य चौकी बना ली थी। जी हां, चीन का दावा है कि नेपाल उसका घनिष्ठ मित्र है, लेकिन अब ड्रैगन दोस्त को ही आंखें दिखा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं चाइना भरोसे के काबिल नहीं है दोस्तों, चाइना पर थोड़ा भी भरोसा नेपाल को नहीं करना चाहिए, तो आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा नेपाल को। एक और खबर की बात करें, जहां पर भारत के पास जासूसी करने आ रहा है चीन का महाशक्तिशाली जहाज हम्बन टोटा में लेगा पनाह। जी हां दोस्तों, चीन के कर्ज के तले दबे श्रीलंका में राजनीतिक संकट का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था कि ड्रैगन ने एक और चाल चल दी। चीन श्रीलंका में अपना बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 5 भेजने जा रहा है। ये चीनी वैज्ञानिक शोध जहाज 11 अगस्त को हम्बन टोटा बंदरगाह पर लंगर डालेगा, जिसे श्रीलंका ने पैसा ना चुकाने पाने की एवज में बीजिंग को 99 साल की लीज पर दे दिया है। बताया जा रहा है कि ये जासूसी जहाज 1 सप्ताह तक अरब सागर में रहेगा और जासूसी की गतिविधियों को अंजाम देगा। चीनी जासूसी जहाज के आने की खबर से भारत और अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर, हिंदुओं पर हमले के विरोध में कई संगठनों का देश व्यापी प्रदर्शन। कहा कब तक सहेंगे
हिंसा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे लगातार हमले के विरोध में कई संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जी हां, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले के विरोध में कई संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले, हिंदू शिक्षकों की हत्या और हिंदू महिलाओं के बलात्कार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने देशव्यापी प्रदर्शन करते हुए चटगांव में एक मार्च निकाला है। दोस्तों, बांग्लादेश की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक नरेल सहपारा में हिंदुओं पर बर्बर कट्टरपंथी हमले के विरोध में देश भर में विभिन्न हिंदू संगठनों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और इससे पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने कहा है कि सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। एक और खबर की बात करें, जहां पुतिन के सामने चट्टान की तरह खड़ी हुई मोल्दोवा की प्रेसिडेंट रूसी सेना को घुसने से रोका। जी हां दोस्तों, यूरोपीय प्रावधा की रिपोर्ट के मुताबिक मोल्दोवन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डेनियल वोडा ने कहा है कि रूसी ऑपरेशनल ग्रुप बोले तो OGRV के अधिकारी जो ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए मोल्दोवा में घुसना चाहते थे, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। वोडा ने कहा कि OGRV के अधिकारी एक अवैध गठन है जो मोल्दोवा की तटस्थ स्थिति का उल्लंघन करते हैं। जी हां, मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सेंडू ने बिना रशिया से डरे इस दौरान सख्त कदम उठाकर बहादुरी दिखाई है। दोस्तों, माइया सेंडू का जन्म 24 मई 1972 को हुआ था और 24 दिसंबर 2020 से वो मोल्दोवा की राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। ऐसे में दोस्तों, इनके साहस के लिए आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर नशा कारोबार नियंत्रण पर भारत और अमेरिका में भारी समझौता, कई मुद्दों पर बनी सहमति। जी हां, भारत अमेरिका में नारकोटिक्स नियंत्रण और कानून प्रवर्तन सहयोग के क्षेत्र में एक संशोधित पत्र समझौते बोले तो ALOA पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि 7 से 8 जुलाई को नई दिल्ली में भारत अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में दस्तखत किए गए। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक साझा बयान में कहा गया है कि NCB महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की और व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार कैंप चेस्टर ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पार्थ चटर्जी लंबे समय से थे ईडी के रडार पर। अर्पिता से इस नंबर पर होती थी सीक्रेट चैट। जी हां, पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ TMC नेता और ममता बनर्जी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, इस हाई प्रोफाइल मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पार्थ चटर्जी की घोटाले में संलिप्तता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही एक्टिव था। जी हां, ये भी सामने आया है कि ईडी पार्थ चटर्जी की 14 दिन की रिमांड भी मांगना चाहता था। ईडी ने कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में पार्थ चटर्जी की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि उसने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर CBI द्वारा दर्ज FIR को आधार बनाकर 24 जून 2022 को एक ECIR दर्ज की थी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर फडणवीस की लाउड स्पीकर वाली बात पर भड़के संजय रावत, कहा शिव सैनिकों के आंसुओं में बह जाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रकांत पाटिल की बात की तारीफ करते हुए संजय रावत ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का दोहरा रवैया देखकर लगता है कि इसका आधार मजबूत नहीं है और ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार अपने अंतर विरोध के चलते ही गिर जाएगी। ऐसे में दोस्तों, रावत ने आगे कहा, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह लाउड स्पीकर पर तारीख नहीं देंगे, लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। शिवसेना के प्रमुख मुख्य प्रवक्ता रावत ने कहा कि शिंदे सरकार के गठन के लगभग 1 महीने बाद भी किसी विभाग का आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चोरी छिपे बनाई गई दोहरा रवैया वाली रखने वाली ये सरकार अपने ही अंतर विरोध से गिर जाएगी। इस सरकार की नींव मजबूत नहीं है। यानी कि दोस्तों, इनकी बौखलाहट इन बयानों से साफ झलकती दिखाई दे रही है। दोस्तों, ऐसे में इनके इस बौखलाहट को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा संजय रावत को। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली और केंद्र सरकार में बढ़ी तनातनी, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, पुलिस ने फाड़े केजरीवाल के पोस्टर, जबरन लगाए PM वाले बैनर। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भी दोस्तों बौखलाते हुए भारत की केंद्र सरकार पर यानी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इनकी भी साफ बौखलाहट झलकती हुई सामने आ रही है। दोस्तों, दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने असोला वन्य जीव अभयारण्य के कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात को कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री की तस्वीरों वाले बैनर लगाए हैं। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहाँ एक्शन में UIDAI 6 लाख आधार कार्ड रद्दी करार। जी हां, कहीं आपका भी आधार कार्ड फर्जी तो नहीं? जी हां दोस्तों, आधार कार्ड देश का नागरिक होने की पहचान कराने वाला जरूरी डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, आज के समय में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो या फिर नौकरी या अन्य ऐसी सेवाएं जहां पहचान पत्र का मांग किया जाता हो तो अब वहां आधार ही मांगा जाता है। लेकिन जिस तरह से ये देशवासियों के लिए अनिवार्य हुआ है, डुप्लीकेट आधार बनाए जाने के मामले भी बढ़ गए हैं। अब ऐसे मामलों पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोले तो UIDAI ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जी हां, इसके तहत 6 लाख नकली आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, डुप्लीकेट या नकली आधार कार्ड बनाने वाले देश में किस कदर सक्रिय हैं, इसका अंदाजा UIDAI द्वारा रद्द किए गए आधार कार्ड की संख्या देखकर लगाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा कि नकली आधार कार्ड बनाने के मामले को गंभीरता से लिया गया है दोस्तों, और इस पर लगाम लगाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, जैसा चेहरे से होगा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन। जी हां दोस्तों, ऐसे में फर्जी आधार को लेकर ये बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों, और एक अवेयरनेस थी जो हमने आपके सामने रखी है। ऐसे में आप ऑफिशियल साइट से ही आधार कार्ड बनवाएं या कुछ भी करवाएं, अपडेट करवाएं, और दोस्तों उसके ऑफिशियल स्टोर पर ही जाएं जिसे सर्विस सेंटर कहा जाता है दोस्तों। ऐसे में बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर हर दिन 70 रुपए बचाकर पाएं 10 लाख रुपए। जी हां, पोस्ट ऑफिस आपके लिए चला रहा है ये खास प्लान। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आपके लिए एक खास प्लान चला रहा है। इस प्लान का नाम युगल सुरक्षा है, जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत आता है दोस्तों। इस प्लान में हर महीने 2201 रुपए यानी कि हर दिन के हिसाब से लगभग 70 रुपए जमा कर 10 लाख से अधिक की मैच्योरिटी पा सकते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें पति पत्नी को एक साथ कवरेज दी जाती है, यानी एक ही प्लान में दोनों जीवन साथी कवर होंगे। दोनों को पॉलिसी के दौरान जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। युगल सुरक्षा नाम की इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड और बोनस का पैसा जोड़कर दिया जाता है दोस्तों। अगर पॉलिसी के दौरान पति पत्नी दोनों में से किसी एक जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे पार्टनर को डेथ बेनिफिट के तहत सम एश्योर्ड और बोनस जोड़कर दिया जाता है। सब लोग ये पॉलिसी नहीं ले सकते, लेकिन अधिकांश लोग इसे लेने के पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी या राज्य सरकार के कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, लिस्टेड कंपनी के कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील या बैंकर, सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मचारी इस प्लान को ले सकते हैं। 21 से 45 साल के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। जी हाँ, बल्कि आसान भाषा में इसको कैसे समझा सकते हैं हम आपको दोस्तों हमने स्क्रीन पर दे दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। और डेथ बेनिफिट में क्या क्या मिलता है दोस्तों वो भी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां अक्षय कुमार फिर बने हाईएस्ट टैक्स पेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला सम्मान। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टार्स में से एक हैं। हर साल अक्षय कुमार की करीब 4 से 5 फिल्में रिलीज होती हैं। अक्षय न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि टैक्स अदा करने के मामले में सबसे आगे हैं दोस्तों। अक्षय कुमार एक बार फिर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हाईएस्ट टैक्स पेयर बन गए हैं। इसके लिए उन्हें आयकर विभाग से सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है दोस्तों। ऐसे में आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, इनको अक्षय कुमार जी को कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, भारत के एक अच्छे और सच्चे नागरिक बनने के लिए भी। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।